आप को मैं क्या कहूं, एक यूट्यूबर कहूं, एक टीचर कहूं, या फिर ऐसा शख्स कहूं जिसकी एम्बिशंस अब पॉलिटिकल होने लगी। आप जो है मीडिया की जगह लेना चाहते हैं, मीडिया से आपकी दुश्मनी है? बिल्कुल भी नहीं। दुश्मनी है आपकी? मैं ये नहीं कह सकता हूं कि सारे मीडिया चैनल ऐसा कर रहे हैं। मैंने उसमें आप मुझे एक चैनल का नाम बताइए, पेपर लीक पर सवाल नहीं उठाया हो, सरकार से पूछा नहीं हो कि भाई तुम्हारा ये पेपर लीक कैसे हो, जिसने कह दिया कि पेपर लीक बहुत अच्छी बात है। मैं आपको नेता कहूं कि आपकी पॉलिटिकल एम्बिशन हो गई है, ये नेताओं की तरह बातचीत करने लगते हैं। कई बार ये लगता है कि मोदी नेहरू वाले पर आपको दिक्कत क्यों होगी? जनता की सेवा करना उनका काम है, उनकी पर्सनल उपलब्धि से जनता को कोई लेना देना नहीं। कि आपके अंदर का टीचर नहीं, मुझे मेरे सामने एक टीचर नहीं, एक नेता बैठा। मुझे लग अगर रहा है आपको ऐसा लगता है तो मुझे लगता है कि अगर भाई मैं अपने देश के प्रधानमंत्री को भगवान नहीं घोषित कर सकता, क्यों करूं? तो क्या आप इसलिए ही करते हैं कि क्लिकबेट हो? मैं बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेताओं से मिला। मोदी से मिले? नहीं। तो उनसे बड़ा कौन है बीजेपी? अरे नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। क्या पेपर लीक और छात्रों के दर्द का इस्तेमाल यूट्यूब पर सिर्फ व्यूज बटोरने के लिए किया गया हाल फिलहाल में, या फिर जो आवाजें उठी उन आवाजों में वाकई कोई दम था? सवाल इस बात को लेकर भी है कि मेन स्क्रीन से उलझना, उकसाऊ बातें कर देना क्या किसी टीचर को शोभा देता है? और बात सिर्फ इतनी नहीं, पीएम के पद पर अमर्यादित टिप्पणी, उसके पीछे क्या वजह थी? क्या ये बातें किसी टीचर के लिए उचित है? अगर आप इस ट्रेलर को समझ गए होंगे तो आप ये समझ गए होंगे कि आज इस स्पेशल पॉडकास्ट में हमारे मेहमान कौन है। हमारे मेहमान है अभिनय शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। मैथ्स पढ़ाते हैं और हाल फिलहाल में आप सोशल मीडिया पर बहुत सुर्खियों में रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप को मैं क्या कहूं, एक यूट्यूबर कहूं, एक टीचर कहूं, या फिर ऐसा शख्स कहूं जिसकी एम्बिशंस अब पॉलिटिकल होने लगी? अभी तक तो टीचर ही कहें तो बेहतर होगा। बाकी आपने जो स्टार्टिंग में बातें कही, होता क्या है ना कि बहुत सारे लोग सेम चीजें कर भी रहे होते हैं, और अगर आप अच्छा करने की भी सोचें तो कई बार ऐसा लगता है कि आप भी उन्हीं लोगों में से हैं। इस बात से मैं एकदम दरकिनार नहीं करूंगा कि बहुत सारी चीजें व्यूज के लिए यूट्यूब पे की जाती हैं, या सोशल मीडिया पे की जाती हैं, या फिर मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में टीआरपी के लिए चीजें की जाती हैं। लेकिन मेरा अपना क्या मानना है मैं वो बताता हूं आपको। मैं यही सेम चीजें पिछले 10 साल से ऑलमोस्ट कर रहा हूं। वो क्या होता है कि जब आप बहुत साल लगातार करते रहते हो तब कई बार एक बार ऐसा हो जाता है कि आप लोगों तक चीजें पहुंच गई तो बात आ गई। अगर आप मेरे 2020 के वीडियो निकालेंगे तो उनमें मैंने खूब कहा है कि यार इतना बड़ा मामला हो गया, रेलवे करोड़ों लोगों का पैसा दबा के बैठा है और एग्जाम नहीं कंडक्ट कर रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया इस चीज़ पे सवाल क्यों नहीं उठा रहा? और मुझे अभी भी याद है कि एक प्राइम टाइम आया करता था और एक पत्रकार ने उस चीज़ को उठाया था। तो ये चीज़ हम उस वक्त भी कर रहे थे, उस वक्त भी ये आरोप लगा रहे थे। बट क्या हुआ कि कुछ पत्रकारों ने या कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर्स ने लोगों की भावनाओं को, लोगों के भरोसे को चोट पहुंचाई है। तो जब आज मैंने आकर के वो बात बोली तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने बोली और मेरी बातों को वायरल कर दिया गया। नहीं, मेरी बातों के साथ और तमाम लाखों लोगों की बातें भी सेम सपोर्ट में आई। तो वो कैसे ऐसा संभव हो गया? यानी लोगों के अंदर एक संगठित दर्द था जो निकला कि हाँ यार ये आदमी सही कह रहा है, हम भी बोलेंगे इस पे, और वैसा हुआ। उकसाने वाली बात सही हो सकती है। उकसाने वाली बात में जैसे एक ये बात जरूर थी, मैं उसका अभी भी मूल्यांकन कर रहा हूं कि कितनी गलत है, कि जब कभी विद्रोह होगा तो आरोप सबसे पहले मीडिया पे लोग लगाएंगे और कहेंगे कि हमें सबसे पहले मीडिया को ठीक करना है। और आज ये सेम बात सोनम वांगचुक ने कल शायद पुणे के प्रोटेस्ट में कही है कि मीडिया का जो पिलर है वो इतना टेढ़ा हो गया कि सबसे पहले तो उसको ठीक करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे आप जो है मीडिया की जगह लेना चाहते हैं? मीडिया से आपकी दुश्मनी है? बिल्कुल भी नहीं, दुश्मनी है? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कहता हूं कि शायद सरकारों ने पेपर लीक पे लगाम कसी होती, मीडिया ने ठीक सवाल सरकारों से पूछे होते, तो शायद ये नौबत हमें करने की नहीं आई होती। कौन से सवाल नहीं पूछा गया? मैं बता रहा हूं ना कि जैसे आधा सच दिखाना, ये बताना कि 4 सिलेंडर हो गए तो ये साहब राहत है लोगों के लिए, ये नहीं बताना कि वो 9 से 4 हुए। दूसरे देशों की बुराई कहां नहीं बताया गया? मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूं। मैं भी मेन स्ट्रीम से हूं।
कहाँ नहीं बताया गया? आपने ये बड़ी सही बात कही कि ये चीजें सबके लिए नहीं थी। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि सारे मीडिया चैनल ऐसा कर रहे हैं। मैंने उसमें, आपका नाम हो सकता है रह गया हो, बट मैंने बहुत सारे उसमें मेन स्ट्रीम के पत्रकार दिखाए हैं जिनके बारे में कहा है कि ये मुद्दे की बात कर रहे हैं। देखिए, मीडिया का काम यही तो था कि एक बार हम सरकार चुन के भेज देते हैं, अब हमारा और सरकार का जो संवाद है उसका जो माध्यम है वो मीडिया रह जाता है कि अगर हमें कोई शिकायत है, कोई दर्द है, तो मीडिया इस चीज को कवर करे और सरकार तक पहुंचाए और सरकार उस पर एक्शन ले। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये कभी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से निकल के एक पत्रकार ने, जैसा कि आपने प्रतिबंध लगाया हुआ है कि किसी का नाम नहीं लेंगे, तो एक पत्रकार ने अपना शुरू किया है न्यूज, ठीक है, और वो जाते हैं झारखंड में और झारखंड में दिखाते हैं कि भाई ये समस्याएं, यहाँ पानी की इतनी दिक्कत है। वो वीडियो बाहर आती है, उसके 2 दिन बाद मैं देखता हूं कि खुद मुख्यमंत्री ने टैग किया कि यहाँ की इस समस्या का हल हो जाना चाहिए। यही काम मीडिया का था भी और यही काम सरकारों का भी था। तो मीडिया ने जब ये करना शुरू कर दिया कि लोगों की वास्तविक समस्याओं को उतने मुखर होकर सरकार से ना पूछना, और गलती दोनों की है, एक सरकार की भी है कि सरकार सीरियस ले भी मैं आपको एक विंडो देता हूं जी, आप मुझे एक चैनल का नाम बताइए या फिर आप इशारा दे सकते हैं जिसने कह दिया कि पेपर लीक बहुत अच्छी बातचीत है, पेपर लीक पर सवाल नहीं उठाया हो, सरकार से पूछा नहीं हो कि भाई तुम्हारा ये पेपर लीक कैसे हो गया? नहीं, बिल्कुल आपने कमाल कर दिया। लोगों ने पूछा, प्रवक्ता आए, एक डिस्कशन हुआ, ये कह दिया गया हो साहब सिस्टम पे चोट हुई है, सिस्टम में खामियां हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि पूरी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री की है, पूरी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है जिसके लिए शिक्षा मंत्री हर शब्द में ये कहते हैं कि मैं मोदी जी के नेतृत्व में ये कर रहा हूं। तो उस नेतृत्व की पूरी जिम्मेदारी है, मीडिया ने नहीं बोला। चलिए, मीडिया ने जाकर के सवाल नहीं पूछा। अभिनय जी, यहां पर मैं एक चीज ऐड करता हूं जी। आपने कहा मीडिया ने नहीं पूछा, आपने क्या किया? भारत सरकार ने यह फैसला लिया कि हम एयरफोर्स के जरिए जो है पेपर्स पहुंचाएंगे। ये टीचर्स ने सजेशन दिया था, हम लोग भी उसमें थे। हाँ ठीक, आप थे ना? हाँ। मैं आपको कोट अनकोट कर रहा हूं, अगर गलत हो तो आप बोल दीजिएगा। आपने कहा कि वाह रे सरकार, जो सिस्टम डाक विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस के दम पर एक कागज का टुकड़ा सुरक्षित नहीं रख सकती, उससे देश चलाने का कोई हक नहीं। ये पूरी तरह से गवर्नेंस का फेलियर है। अब क्या बच्चों को एग्जाम दिलाने के लिए टैंक और मिसाइलें लगानी पड़ेंगी? तुम लोग बस अंध राजनीतिक पूजा में डूबे रहो और छात्रों का भविष्य बर्बाद करते रहो। तो आप कमेंट कस रहे थे, अगर ये कोट मेरा कमेंट है, ये मैंने कहीं से इंटरनेट से निकाला ही है, आपको लेकर अगर नहीं है तो आप खारिज कर दीजिए। मैं तो हमेशा मीडिया की रिसर्च पे सवाल उठाता हूं और आज भी उठा रहा हूं कि ये ऐसे शब्द अंध विरोध ये वाले मैं नहीं लिखता हूं। मैंने लिखा जरूर होगा इस चीज पे। मैंने ये कहा था कि सोचिए हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है कि आज शिक्षा मंत्री को रक्षा मंत्री, एविएशन मिनिस्टर के साथ मीटिंग करके सेना का सहारा लेना पड़ रहा हो अपने देश की समस्याओं से। बात तो वही, यही तो इसमें लिखा। हाँ, लेकिन मैंने इस तरीके से नहीं लिखा था। तो मैं अभी भी कह रहा हूं, आप कितने एग्जाम पिछले, अगर यही हल था तो 89 पेपर लीक के बाद ये हल क्यों आया? ये आप पूछना। नहीं, ठीक, ये बात आपकी ठीक। अगर ये हल था, ये बात आपकी ठीक है। आप ये कहते कि भाई एयरफोर्स आज क्यों लगा रहे हो, पहले ही लगा देते, ये भी पेपर बिल्कुल। और अभी तो जो नीट का आया उसमें ये आया ना कि इन्होंने जिन लोगों को ट्रांसलेट करने के लिए पेपर दिया था उन लोगों ने पेपर भेज दिया भाई। तो इसमें तो ट्रांसपोर्टेशन का कोई रोल नहीं है साहब, उन्होंने बेच दिया पेपर। तो अब आप क्या सोच रहे हैं कि ट्रांसलेशन जो कराई जाएगी आपने हवा में कसा ना जी, ये कमेंट तो कसा ना आपने। हाँ, मैंने ये कहा कमेंट कसा कि ये फेलियर है। तो इसीलिए तो मैंने पूछा कि मैं आपको नेता कहूं कि आपकी पॉलिटिकल एम्बिशन हो गई है, ये नेताओं की तरह बातचीत करने लगते हैं, कई बार ये लगता है। देखिए, अब नेता, ये काम विपक्ष को करना था, अगर विपक्ष ठीक तरीके से नहीं कर रहा तो शिक्षक जिम्मेदारी उठाएगा, सरकार की नीतियों पे सवाल करेगा। तो अभिनय शर्मा टीचर की जगह आप एक पॉलिटिशियन की भी एम्बिशन रख रहे हैं। नहीं, हर काम विपक्ष नहीं है, हटाओ हम। हर काम पार्ट टाइम भी तो होता है। सुबह पढ़ाया, शाम को पढ़ाया, दिन में वक्त मिला तो सरकार से सवाल पूछ ले, क्योंकि लोगों को जगाना जरूरी है। हमारी यही कोशिश है कि लोगों को जगाया जाए, सत्ता को जगाया जाए। कभी आप ये हमारे ट्वीट में या किसी भी चीज में ये नहीं देखेंगे कि सरकार को हटाने की हम बात करते हैं या हम कुछ ऐसी बात करते हैं। हम ये गिनाते हैं। जैसे आप बताइए ना कि अभी पिछले 24 घंटे में सिर्फ एक ही चीज चली इस देश में, नेहरू वर्सेस मोदी। मोदी आगे निकल गए, नेहरू से मोदी आगे निकल गए। क्या कार्यकाल की लंबाई तय करेगी कि कौन किससे आगे निकला है? क्या 2026 में ये बात नहीं होनी चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था कहां पहुंची? 2026 में ये बात होनी चाहिए कि हमारे टॉप 100 में कोई यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है, कोई कंपनी हमारी क्यों नहीं है? ये चीज तय करेगी कि उस कार्यकाल के परिणाम से कितने लोगों को लाभ और हानि हुआ। तो अभिनय जी, यही आपकी लाइन तो बता रही है कि आपके अंदर का नेता बाहर आ रहा है। नहीं, अब पता नहीं हो सकता है। अब ये अगर आपको एक टीचर होने के बावजूद
अगर आपको नेहरू और मोदी के कंपैरिजन पर दिक्कत होने लगी, ये नहीं, तो काम दिक्कत नेताओं होगी। का है। नहीं, कांग्रेस सवाल उठाए, सपा सवाल उठाए, तो मैं तो फिर नहीं अब मान सकता हूं। कांग्रेस मैं तो उठाएगी debate में ये तो कर ही रहा दिक्कत हूं। पता है इसमें क्या है कि ये दिखा दिया जाएगा ना, मीडिया दिखा देगी भाई कांग्रेस नेहरू की तारीफ क्यों नहीं करेगी, बाइस्ड है कांग्रेस तो नेहरू के लिए। नहीं तो मैं बड़ा यही मुश्किल है। तो कुछ नहीं, अनवाइज्ड लोग, आपको मोदी हम versus- सवाल नहीं, हम सवाल ऐसा नहीं कि सिर्फ हम कांग्रेस से नहीं कहते। आम आदमी पार्टी की अभी सरकार है पंजाब में, और वहां पे प्रोटेस्ट में लोगों को लाठियां चलाई, हमने उस पर लिखा, हमने कहा कि भाई आप जहां दूसरे नहीं, वो राज्यों सब में, ठीक है, आइए ना कि ये मोदी नेहरू वाले पर आपको दिक्कत क्यों हो गई? नहीं मुझे दिक्कत हुई कि ये मापने का तरीका सही नहीं है, कि कार्यकाल से मैं मोदी को बधाई नहीं दूंगा कि आपका कार्यकाल लंबा है और आपको मैं इस बात पे बधाई दूंगा। लॉन्गेस्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अगर नरेंद्र मोदी बने तो उससे अविनाश शर्मा को दिक्कत है। नहीं कोई दिक्कत नहीं, बने सही बात है, बने, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आप या आप इन इसे चीजों उपलब्धि के नहीं मानते हैं? कंपैरिजन करके, या आप उपलब्धि नहीं मानते कि नहीं हाँ एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही बात की, मैं इसको कोई उपलब्धि नहीं मानता। क्यों? नहीं कैसे, क्या माना जाए इस इतने उपलब्धि लंबे से? समय तक देश की जनता यार, का आदेश दे रही है, अरे अरे आपको लगता साहब, नहीं है? जनता की सेवा करना उनका काम है, उनकी पर्सनल उपलब्धि से जनता को कोई लेना देना नहीं है, कि वो सिर्फ अपनी पर्सनल उपलब्धियों की चर्चा करेंगे कि मैंने ये हासिल कर लिया, और यहाँ देश की जनता इंदौर जैसे क्लीन सिटी में पानी के लिए परेशान है, स्टूडेंट बेरोजगारी और पेपर लीक और नौकरी के लिए परेशान है, और आप सिर्फ अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं कि साहब आप तो प्राइम मिनिस्टर हैं, हम जिसको हमने देश के सबसे टॉप मोस्ट पद पे बिठा दिया, तो उससे बड़ी अब इससे उपलब्धि क्या मैं यही तो होगी? कह रहा हूं, इससे बड़ी क्या यही उपलब्धि? कह रहा हूं तो अब आप कि आपके अंदर का टीचर नहीं, मुझे मेरे सामने एक टीचर नहीं, एक नेता बैठा, मुझे लग अगर रहा है कि आपको मैं ऐसा एक लगता नेता है से तो बातचीत मुझे कर रहा लगता है कि अगर अनपढ़ लोग राजनीति कर रहे हैं और देश चला रहे हैं, तो एक पढ़ा लिखा आदमी राजनीति हूं। की नहीं बात तो ना आइए, करे। क्या दिक्कत है? आप कहिए मैं राजनीति में आ रहा हूं, मैं तो नहीं। स्वागत करूंगा। देखिए मैंने अपनी जिंदगी से एक चीज सीखी कि आप कहिए तो मैं ये भी लिखवा दूंगा कि अविनाश शर्मा मैथ्स टीचर अपकमिंग पॉलिटिशियन। ना, देखिए ये सब चीजें टारगेट बना के नहीं होती कि आपने कोई लक्ष्य बना लिया, ये वक्त डिसाइड करता है। आपको अपना काम करते रहना चाहिए, और जिस डायरेक्शन में जिंदगी लेके जाएगी वो जाएंगे। मैं पहले हमेशा एक चीज कहता रहा कि मैं कभी राजनीति में नहीं जाऊं, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं राजनीति बदल के जाऊंगा। मैं राजनीति इस देश की बदलना चाहता हूं। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं जिस पार्टियों से मेरी विचारधारा नहीं मैच कर रही, जिनके कार्यकाल से मुझको समस्या है, और मैं उन्हीं पार्टियों को जाकर के सेवा दे रहा हूं, चुप हो गया हूं, उनकी उपलब्धियों पे पूजा अर्चना कर रहा हूं। ये मैं नहीं कर रहा हूं कि मैंने पेपर लीक पे बोलना बंद कर दिया। मैं आज जिस विचारधारा पे हूं, इस बात की गारंटी आपके सामने लेके जा रहा हूं कि मैं इसी पे रहूंगा, ठीक, जहां भी रहूं। चलिए, तो जब मैंने अपकमिंग पॉलिटिशियन कह ही दिया और आप कुछ हद तक मान भी रहे हैं, तो अविनाश शर्मा एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंज चाहते हैं, और एग्जाम सिस्टम किस तरीके से हो कि कम से कम इस देश के बच्चे परेशान ना हो कि कल को कोई पेपर लीक हो जाए? देखिए, सबसे पहले तो जब तक भर्तियां, मैं एजुकेशन सिस्टम पे बाद में आऊँगा, पहले मैं एग्जाम सिस्टम पे ही रहता हूँ कि अगर भर्तियां फेयर नहीं होंगी, मान लेते हैं कि शिक्षक भर्ती ही 6 साल से अटकी हुई है, उसके लिए शिक्षकों को जमीन पे रेंगते हुए प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, तो अगर शिक्षक भर्ती ही फेयर नहीं है तो हम फिर शिक्षा क्या देंगे? मेरी सबसे पहली आपत्ति है, अभी आपने एक ट्वीट आज देखा होगा, आप सुबह से बिजी थे, कि बिहार सरकार ने ये कहा है कि अब जो सरकारी शिक्षक हैं वो बाहर ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते स्कूल खत्म होने के बाद। मैंने इस फैसले का स्वागत किया है, बट मैंने उसके नीचे ये भी लिखा है कि फिर शिक्षकों को आप चुनावी काम पे, और ये जो यूपी में भूसा वाला काम, ऐसे काम पर भी मत लगाइए। शिक्षक सिर्फ पढ़ाने के लिए। सहमत हूं। और आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि अगर शिक्षा के भत्ता को उतना बढ़ाना पड़े जिससे वो भी अपना सम्मानजनक जीवन जी सके, क्योंकि आपने खुद ही कहा कि मैं जब 5 बजे का शो करता हूं तो 2 बजे लैपटॉप लेके बैठ जाता हूं। मैंने उसके काउंटर में कहा कि मेरी रात को 9 बजे की क्लास होती है तो मैं किसी से नहीं मिलता, 12 बजे लैपटॉप लेके बैठ जाता हूं, क्योंकि जब हम जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, हमारी इतनी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारे सामने लाख लोग, 10,000, 5,000, 1,200 हैं। उसी तरीके से शिक्षक की जिम्मेदारी है। ये कह देना बड़ा आसान है, लोग कहते हैं शिक्षक की नौकरी क्या है, 9 से 2 किया, बाकी तो काम करेगा ही, बट 9 से 2 पढ़ाने के लिए उसको घर पे भी 4-5 घंटे अच्छे चाहिए। तो हमें शिक्षक भी वैसे ही बनाने पड़ेंगे अगर हम चाहते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो। जो हमने देखा सीबीएसई में, आपने देखा कि किस तरीके से ऐसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि उसने उन कॉपियों को गलत तरीके से स्कैन कर दिया। बिलर था, लेकिन उसमें 2 शिक्षकों का भी है उस कंपनी के साथ कि बिलर हो गया, ठीक है, आपने बिलर कॉपी जांच क्यों दी? आपको तो सवाल उठाना चाहिए था ना कि भाई ये कॉपी बिलर है, हम नहीं जांचेंगे।
यस, बिलर कॉपी चार्ज दी तभी तो जो सवाल 2 नंबर का है जिसका उत्तर हाँ या ना में होगा और हाँ या ना में से कोई भी सही नहीं है और आप उस पर 1 नंबर दे रहे हो, तो आपने बिलर कॉपी चार्ज दी। तो शिक्षक भी अब अकाउंटेबल नहीं रहे। उसकी वजह यही है कि पिछले 10 साल 15 साल, आपको एक फैसला याद आ रहा होगा सुप्रीम कोर्ट का, जिसने 25 साल पुरानी बंगाल की एक भर्ती को कैंसिल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ऐसे कुछ कड़े फैसले आने चाहिए। लोगों के अंदर ये डर बैठना चाहिए कि अगर भर्ती गलत तरीके से हुई है तो वो कैंसिल होगी, ताकि लोग गलत तरीके से सिस्टम में जाने की ना सोचें। आज हर भर्ती में एक रेट लिस्ट आ जाती है, तो ये सब चीजें ये पहली बार हो रहा है देश में। ये मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जाने कब से हो रहा है और होते होते आज इस मुकाम पे पहुंच गया है। बहुत सालों से हो रहा है। आप कह सकते हैं हो सकता है 15 साल से, हो सकता है 20 साल से, 25 साल से, मतलब 14 से नहीं हो रहा है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कह सकते आप कि ये पहले नहीं हो रहा था। मैं आपको बता दूं ना कि ये नहीं, मुझे लगा कि आप यहाँ पर ये कहते कि नहीं साहब 14 से ही ऐसा हो रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार में एक आपको इंसिडेंट बताता हूँ, पुलिस भर्ती हो गई, लड़कों की शादी हो गई। हमारे गांव में तमाम लोगों का हुआ, उसमें शादी हो गई, दहेज में कार भी मिल गई, सरकार पलटी, मायावती की सरकार आई, भर्ती कैंसिल, दोबारा हुई पूरी भर्ती। तो इस तरीके के कड़े फैसले जब आते हैं, जब सरकारें पलटती हैं, पुराने सरकारों की चिट्ठा खोलती हैं, तो लोकतंत्र भी जिंदा रहता है और लोग करने से भी डरते हैं। आज सरकार तो बदल नहीं रही, एक ही सरकार है, तो लोग इतने निडर हो गए हैं कि अब चाहे वो अधिकारी हो, आप एक घटना नहीं है ना साहब, आप बताइए एमपी में आईएएस ऑफिसर्स ने 16 करोड़ की जमीन को 3200 करोड़ की कीमत में बना लिया। कितना गलत था। आपने अभी सुना होगा कि एक राजेश एक्सपोर्ट करके एक कंपनी है जिसने रिटेल इन्वेस्टर का 13,000 करोड़ रुपए स्वाहा कर दिया। तो सेबी क्या कर रहा था साहब कि शिकायत हुई तब सेबी ने ध्यान दिया, वो भी साथ में लग गए। एग्जाम वाली बातचीत कर रहे हैं हम, हर बात में चीन की तुलना करने लगते हैं, चीन से तुलना करते हैं। अच्छा, आपने बड़ा सही किया। तो टीवी शो में भी मैंने आपसे ये बात पूछी थी, क्या आपको लगता है कि जो आपने तंज कसा था वहां से आगे बढ़ाकर गाँव एक परीक्षा उधर होती है, चीन ने भी उसको लेकर हाल फिलहाल में बयानबाजियां की हैं कि देखो हम कैसे परीक्षा करा रहे हैं, तो आपको लगता है क्यों ना वैसी परीक्षाएं उस सिस्टम में करा दी जाए? बजट तो हम एक उस सिस्टम पर बनाते ही इस देश का, उसी तरीके से परीक्षा भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने बनाए भी हैं प्लान, ऐसा नहीं। जैसे सीईटी आया, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उसमें इन्होंने यही कहा कि हम अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर हर शहर में सेंटर बनाएंगे। आज आप देखते हो सबसे बड़ी दिक्कत सेंटर्स की है कि भारत सरकार के पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसको दूसरी कंपनियों पे डिपेंड रहना पड़ता है। वो कंपनी पैसे बढ़ा देती है टीसीएस, तो इनको एक सस्ती कंपनी के पास जाना पड़ता है और फिर वो एग्जाम में धांधलेबाजियां होती हैं कि सिस्टम हैक हो गया। तो इन्होंने ये सब चीज़ें की थी, ये लागू नहीं कर पा रहे, ये उस सीईटी को लागू नहीं कर पाए। उसमें क्या होता है, एक ही एग्जाम होता, तो सरकार के पास भी इन्होंने खुद लिखा उसमें कि 600 करोड़ रुपए हम हर साल बचाएंगे और अभी तक लागू नहीं कर पाए। ऐसे इन्होंने कहा था कि बेरोजगारी भी इससे दूर होगी, पता नहीं कितने सारे रूल्स इन्होंने अच्छे अच्छे बताए कि जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी। सोचिए, एक चीज जिसको आप 7 साल पहले कहते हैं, 6 साल पहले कि हम लागू करेंगे और वो अब तक लागू नहीं हुई, उसमें दोबारा अपडेट होने का वक्त आ गया। तो मेरा सवाल बस इतना ही है कि सरकार का जो प्राथमिकता है वो एजुकेशन और एग्जाम सिस्टम या फिर हेल्थ सिस्टम में भी नहीं है, और ये तीनों ही वो स्तंभ में जिससे कोई देश विकसित बनेगा। तो फिर मेरी ये शिकायत है कि आप विकसित देश भारत का सपना मत बेचिए। आप बताइए, हॉस्पिटल्स की हालत ये है कि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें कहा गया था कि ओपीडी के खर्चे के चलते बहुत सारे परिवार हर साल बिलो पॉवर्टी लाइन में चले जाते हैं। आपको पता होगा, आपने भी हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा होगा, ले रखा है, उसमें ओपीडी नहीं काम करता, उसमें बड़ी बीमारियां काम करती हैं। अगर आपने हाल फिलहाल चाहिए आपको, हाँ एडमिशन चाहिए, और अगर आप हाल फिलहाल आपको कोई बीमारी है तो कई बार ये कह दिया जाता है कि ये बीमारी आपको पहले से थी, हम नहीं देंगे। मतलब वो अप्रूवल लेना और या फिर रिम्बर्स कराना बहुत टफ प्रोसेस है। क्यों है साहब? और क्या आदमी को एडमिशन होगा ही होगा? आदमी को लूज मोशन नहीं हो सकते, आदमी को बुखार नहीं हो सकता, वो डॉक्टर के पास नहीं आ सकता। तो ये जो पैरामीटर्स हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इससे ये लगता है कि एक मरीज को भी इस देश में दया का पात्र नहीं समझा जा रहा है। तभी मैं ये कहता हूं कि हेल्थ सिस्टम उद्योग चल रहा है, पेपर लीक उद्योग मोदी जी खुद मान चुके हैं 2014 में कि चल रहा है, तब से चल रहा था और अब वो बहुत बढ़ गया है। आप बताइए ना, गलत सवाल पूछ के आप 200 रुपए मांगते हैं और कहते हैं बताओ कौन सा सवाल गलत है? उद्योग नहीं तो क्या है? इन्हीं चीजों पे हमारे सवाल है। जैसे आपने तुलना की बात की, मैंने तुलना क्या किया? मैंने कहा कि ताइवान का जो ट्रेड सरप्लस है वो लगातार बढ़ रहा है, यानी देश सही दिशा में जा रहा है। आप भी एक कंपनी चलाते हैं, अगर आपकी कंपनी का प्रॉफिट इस साल 10, फिर 12, फिर 14, फिर 15, फिर 16, तो ये कहा जाएगा कि अब आप आईपीओ की तरफ बढ़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन वही भारत जिसका ट्रेड डेफिसिट लगातार बढ़ रहा है, गुड्स की बात कर रहा हूं, फिर डेटा के साथ कह रहा हूं गुड्स, तो मैं कैसे मान लूं कि भारत आत्मनिर्भर बन रहा है?
मैंने आत्मनिर्भर पे खूब सवाल उठाए। आपने मोदी जी ने 3 शब्द इस्तेमाल किए पिछले 5 मिनट में, 3 शब्द इस्तेमाल किए, विकसित भारत का सपना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और एक अभी आत्मनिर्भर भारत। ये तीनों प्रधानमंत्री मोदी के कोर एजेंडे में से एक है। मैं इसीलिए कह रहा था कि आप पॉलिटिशियन वाली बातें घूम फिर कर वहीं पर आती है। आपका एक और तंज है, आप खारिज भी कर सकते हैं अगर आपका नहीं है, जो अक्सर कांग्रेस तंज ये कसती है कि नॉन बायोलॉजिकल गॉड वाली बातचीत। और आपने ये कहा था कि हमारे देश में जो नॉन बायोलॉजिकल गॉड बैठे हुए हैं, जिन्हें लगता है कि भगवान ने सीधे धरती पर भेजा है, वो परीक्षा केंद्रों पर तो छात्रों की ऐसी चेकिंग करवाते हैं जैसे बच्चे बम लेकर जा रहे हैं, लेकिन जब पेपर लीक माफियाओं को रोकने की बात आती है तो इनकी सारी दैवीय शक्तियां हवा हो जाती हैं। देश का युवा इस अंध राजनीतिक पूजा से उब चुका है, उसे खोखले भाषण नहीं, पारदर्शिता चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप एग्जाम सिस्टम पर आप उठाइए, मैं कांग्रेस नॉन बायोलॉजिकल या फिर बायोलॉजिकल, ये कांग्रेस मैंने ये पेपर लीक से जोड़ के तो नहीं बोला, बट नॉन बायोलॉजिकल पे मैंने हाँ बहुत बार कहा है, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। आप किसी को भी नॉन बायोलॉजिकल, मैं इसलिए ये कहता हूँ नहीं, क्योंकि ये पॉलिटिकल, अगर आप किसी को भी नहीं, मैंने नॉन बायोलॉजिकल, मेरा कहना ये है कि अगर हम किसी को भी भगवान घोषित कर दें, देखिए आप सरकारों के भक्त और फैन नहीं हो सकते। अगर होंगे किसी के भी हो जाइए, लोग हो जाते हैं, शाहरुख खान के फैन हो जाते हैं, लोग श्रद्धा कपूर के हो जाते हैं, लोग परिणीति चोपड़ा के हो जाते हैं, कई बार लोग राघव चड्ढा के भी हो जाते हैं। फिर आप सवाल नहीं उठा सकते। फैन का मतलब ये होता है, फिर आपकी सही गलत की मूल्यांकन करने वाली शक्ति खत्म हो जाती है। तो मेरा ये रहता है कि भाई मैं अपने देश के प्रधानमंत्री को भगवान नहीं घोषित कर सकता, क्यों करूं? यही चीज तो है। अब आप सोचिए, एक मीडिया के 4 पत्रकार एक प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करके उसको पहली लाइन में ये कह दें कि आप भगवान हैं, तो सवाल पूछने की कितनी हिम्मत उनके अंदर रह जाएगी। खुद मोदी जी का मैं एक बयान देख रहा था, जो वो ये कह रहे थे, और कई पत्रकारों से उन्होंने कहा है कि आप लोग अब वो सवाल पूछ नहीं पाते। भगवान तो किसी ने नहीं कहा कि आप नरेंद्र मोदी भगवान है, किसी ने नहीं कहा है। भगवान लोग मानते हैं। नॉन बायोलॉजिकल का मतलब क्या है? पत्रकारों की बातचीत, आप मुझे बताइए, जाना था कि किसी पत्रकार, किसी संस्थान के पत्रकार ने कहा कि नरेंद्र मोदी भगवान है। नहीं नहीं, नॉन बायोलॉजिकल का मतलब क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, आप दिखाइए ना कि भगवान, आपने कहा ना कि 4 पत्रकार बैठ गए और भगवान का आप दिखा दीजिए। अरे मेरा मतलब यही था कि आपने नॉन बायोलॉजिकल बता लिया, आप उनकी भक्ति का गुणगान कर रहे हैं, तो आपने भगवान ही मान लिया उनको एक तरीके से। अब एग्जैक्ट मेरे पास बयान होगा, नहीं होता तो मैं दिखाता आपको जरूर, बट ये नॉन बायोलॉजिकल वाला तो है ना, जबकि वो बायोलॉजिकल है। दुनिया जानती है, उनकी माँ थी, वो मिलने जाते थे। तो इस तरीके की बातें करना किसी भगवान को ठहराने से कम भी नहीं है। अच्छा, चूंकि एडटेक से आप का नाता है, तो क्या आप इसलिए करते हैं कि क्लिक बेट हो? क्योंकि आप पर ये आरोप ये लगता है कि व्यूज के लिए जो है आप जो है कई सारे ऐसे थंबनेल क्रिएट करते हैं या ऐसा सनसनीखेज आप लाइंस लेते हैं। मैंने आज तक ऐसा कोई थंबनेल क्रिएट नहीं किया। अभिनय मैस मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे नाम पे 20,000 चैनल चलते हैं, वो क्रिएट कर सकते हैं। बट अभिनय, मैं इन सब चीज़ों के खुद खिलाफ रहा हूं, और मैं कहता हूं कि कभी फोमो मत क्रिएट करिए, थंबनेल पे वही लिखिए जो वीडियो के अंदर है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, और कोई ये साबित नहीं कर सकता कि मैंने ऐसा कहा हो या मैंने ऐसा थंबनेल पे लिखा हो, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में बनाते भी नहीं है। नहीं, मुझे तो नहीं बनाना आता, टीम बनाती है, बट मैं वही लिखवाता हूँ जो वीडियो के अंदर होता है। और मैं 2017 से, आप समझिए 2017 से मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस वक्त रील्स वीडियो ये सब नहीं होते थे। और मेरे वो वीडियो आज के वीडियो से ज्यादा वायरल है मेरे। जिस वक्त थंबनेल पे ऐसे लिखा रहता था, थंबनेल बनाना नहीं आता था, मेरी फोटो पे लिख दिया ट्रायंगल पार्ट 1, तो वो मेरे वीडियो मेरे आज के वीडियोज पे भी भारी हैं। तो मुझे शायद इस चीज की जरूरत नहीं थी कभी। नहीं, मैं आपका चैनल थोड़ा सा देख रहा था। जी जी जी, और वो लिंक से डायरेक्ट तो नहीं दिखेगा, लेकिन अगर इतनी देर में बातचीत हो जाती है। अब जैसे ये एक थंबनेल आपका दिखाई दे रहा है, आप प्रधानमंत्री मोदी की आंखों में लाल सुरमा क्रॉस लगा जी जी, और मैंने लिखा वन मैन शो। वन मैन रूल, वन मैन शो को आपने काटा। मैं एकदम जस्टिफाई कर दूं इस बात को। हाँ बताइए। जब मेरे देश का शिक्षा मंत्री कोई काम करता है, मेरे देश का रेल मंत्री, मेरे देश की विदेश मंत्री, मेरे देश की पूरी कैबिनेट की पहली लाइन में ही प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रेल पलट गई, तब कहाँ चला जाता है प्रधानमंत्री जी? फोटो जैसी लगाई, अच्छा, कि उसमें से लाल लाइट, प्रधानमंत्री मोदी की आंखों में से लाल लाइट बाहर निकल रही है। अच्छा, मतलब अब इसका तो मुझे नहीं मायने पता कि क्या होता है। नहीं, हमने तो बोला, आपने उसको ड्रामेटिक किया। जैसे कि आप अगर वन मैन रूल और तंज कसते सिर्फ प्रधानमंत्री की फोटो लगाकर, तो वो जस्टिफाइड, मैं शायद आपकी बात को मानता। देखिए, ये तो हम लोग नहीं बताते हैं एग्जैक्ट की आंखों में लाल कर दीजिए, वो तो ग्राफिक डिजाइनर, आप भी शायद इस हमारी वीडियो का थंबनेल नहीं डिसाइड कर रहे होंगे, वो सब ग्राफिक डिजाइनर करते हैं। नहीं सर, मैं तो मेरा डिसाइड करता हूँ कि थंबनेल में क्या जाए। मैं मेरे शो की हर लाइन डिसाइड करता हूँ। नहीं, आपको करनी भी पड़ेगी, क्योंकि आप एक
पॉडकास्ट मीडिया चैनल में पॉडकास्ट में अलबत्ता पहली बार कर रहा हूँ आज, आप वो भी आपके साथ, ये श्री गणेश हो रहा है। लेकिन मैं अपने 5 बजे का शो राष्ट्रवाद की हर एक लाइन, हर एक सवाल और क्या फोटो जाएगी वो तक तय करता हूँ। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, आप एक शो करते हैं, बट हम लोग तो, और उसमें इतना कुछ गलत नहीं है कि प्रधानमंत्री की आंखों में लाल। वैसे मुझे आप बता दीजिए इसका मतलब क्या होता है कि आंखें लाल नहीं, हैं? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये एक टीचर को शोभा नहीं देता। नहीं, देखिए शिक्षक, अब एक बात बताइए, शिक्षा मंत्री को शोभा देता है कि हर राज्य के चुनाव जिताने की जिम्मेदारी मैं ले लूं? शिक्षा मंत्री के नहीं, वो तो एक पार्टी के नेता, उनके ट्वीट में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। नहीं, एक पार्टी के नेता है तो क्या वो बीजेपी के नेता नहीं है? नहीं, बीजेपी के नेता है, लेकिन जब देश ने प्रधानमंत्री बना दिया, देश ने प्रधानमंत्री बना दिया, पार्टी का प्रचार करना छोड़। नहीं, पार्टी अब सेकेंडरी है, देश प्राइमरी है। ठीक बात है, क्यों आपके ट्वीट में शिक्षा कोने में पड़ी है? सहमत हूँ, मैं सहमत हूँ अभिनय आपकी इस बात से कि आप प्रधानमंत्री बन गए तो देश आपके लिए पहले है, दल बाद में है। बिल्कुल। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बन गए तो उनके लिए शिक्षा पहले है, दल बाद में, दल बाद में है। बिल्कुल। लेकिन आप ये कहें कि धर्मेंद्र प्रधान प्रचार ही नहीं करने जाए, नरेंद्र मोदी प्रचार ही नहीं करने जाए, तो इस बात से मैं सहमत हूं। अब एक बात बताइए, मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री थे, वो प्रचार करने जाते थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री थे, अपनी पार्टी का प्रचार करने जाते थे, और जाना भी चाहिए, मैं इसके विरोध में बिल्कुल नहीं हूं। आपने और ये शुरू से चलता है। आपने बिल्कुल सही कहा, हर चीज के सही गलत में साहब एक थिन लाइन होती है। अभी मैं आपको दाल सर्व करूं और आप हो सकता है कहें कि जी नमक कम है, तो ये गलत है कि मैंने आपको गलत डाल दी। अब मैं वही नमक ज्यादा डाल दूं, मैंने नमक ज्यादा डाल दिया, अब फिर गलत हो गया। लेकिन सही डालता तो शायद सही होता। तो जो आप कह रहे हैं ना कि प्रचार ना करो, मैं ना करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं पूरे टाइम उसी चीज में रहूं, सिर्फ मेरा फोकस ही ये हो, मेरे बिहेवियर से यही दिख रहा हो कि मेरा उद्देश्य केवल और केवल हमेशा चुनावी मोड में रहता है। हाँ, हमेशा चुनावी मोड में रहना, ये चीज गलत है। आप बताइए ना कि मैं आपसे ही पूछ रहा हूं कि अगर 22-23 लाख लोगों के भविष्य की बात थी, बात ये थी कि नकली डॉक्टर आगे जाके जाने कितने लोगों का और भविष्य बर्बाद करेंगे, तो क्या, और जहां पे 20-30 लोग सुसाइड भी कर गए हो, तो क्या प्रधानमंत्री या शिक्षा मंत्री की संवेदना पे एक ट्वीट नहीं बनता था? क्या मन की बात में इस चीज पे दर्द व्यक्त नहीं किया जा सकता था? जिस वक्त आप परीक्षा की चर्चा कर रहे हैं, आप नहीं बता सकते कि जो लोग 12th पास करके 2.5 करोड़ 2 करोड़ लोग आएंगे, उनके लिए हम कितनी यूनिवर्सिटी। मन की बात आप सुनते हैं? नहीं, मैंने कभी नहीं सुनी, मैं तो लोगों से फिर आपको चर्चा पता कि नहीं, मैं वो पढ़ लेता हूं जो आता है, सुनता नहीं हूं मैं। कांग्रेस की ब्रीफिंग सुनते हैं? नहीं, कांग्रेस से मेरा ऐसा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो पूछ रहा हूं। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, लोगों को कई बार ये लगता होगा, जैसे अभी क्या हुआ, ये सब चीजें हुई तो लोग दिखाने लगे कि अभिनय शर्मा कपिल सिब्बल के साथ बैठा है। वो आपने देखा होगा वो फोटो, जिसमें मैं बता दूं कि ये फोटो एक वक्त में मेरे लिए ढाल थी। जब मैं बच्चों की लड़ाई लड़ रहा था, खराब सेंटर्स के खिलाफ लड़ रहा था, तब हमने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL थी जिसके डिसमिस होने के चांसेस बन गए थे, तो हमने सोचा कि सिब्बल साहब को लेके चलेंगे और उनके पास मिलने गए। वो उससे पहले एग्री होते, सारी चीजें समझते, उससे पहले वो पिटीशन डिसमिस हो गई। तो आजकल आप देखिए कि जब आप सवाल उठाएंगे पेपर लीक पे, तो लोग आप पे पर्सनल कमेंट करेंगे। कल को ऐसा भी हो सकता है कि मेरी कोई फोटो राहुल गांधी के साथ आ जाए, मैं बड़ी बात नहीं मैं कह रहा हूं, हो सकता है मेरी कोई, हाँ, मतलब मैं बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेताओं से मिला हूं। मोदी से मिले? नहीं। तो उनसे बड़ा कौन है बीजेपी में? अरे और भी हैं, उनके भी बहुत करीबी हैं, ठीक है, तो उनके साथ भी मेरी फोटो आ जाएगी, आप कहेंगे मतलब, और अब हो सकता है मेरी फोटो अरविंद केजरीवाल के साथ आ जाए। तो ये फोटो आ जाना आजकल ऐसे हो जाता है कि अब फोटो आ गई है अभिनय शर्मा की राहुल गांधी के साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ, या वो मिनिस्टर जी हैं उनके साथ, तो अब अभिनय शर्मा पेपर लीक पे आवाज उठाने के लिए। अभिनय शर्मा पर इतना फोकस क्यों करते हैं? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं। नहीं, मैं अभिनय, मैं ट्विटर पे भी आप देखेंगे कहीं आपको शर्मा आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया। अभिनय शर्मा कहने का मतलब है मेरा मैं से। अच्छा, आपके अंदर क्या मैं वाली फीलिंग है? मैं क्यों ये बात सवाल पूछा आपसे? पूछे। संभवतः अगस्त 2025 दिल्ली पुलिस से आपकी एक झड़प हुई थी, और दिल्ली पुलिस से उस झड़प में आपने कहा था, यूनिफॉर्म की बात मुझसे मत करना, सुन लो कान खोलकर, 5-5 बार SSC CGL निकाला है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। आपकी टीम ने इतनी बेकार रिसर्च की है, पुलिस मेरी वो आप छोड़ दीजिए टीम ने क्या, अगर ये गलत है तो बोलिए गलत है, ये सिंपल सी बात है, मेरे पास समय नहीं था, कुछ गूगल से निकाली हुई समझ गया, कोई डीप रिसर्च नहीं है। तो चैट जीपीटी वाली होगी, चैट जीपीटी वाली भी नहीं है, गूगल पर ये चीज उपलब्ध है, कोई भी इसको गूगल पर। हम जाते हैं DOPT, वहां पे एक पुलिस वाले से कोई झड़प नहीं होती, वीडियो वायरल है पूरे देश में। लोग ये कहते हैं कि यार अभिनय शर्मा कितना शांत है कि पुलिस ने इतना बड़ा बयान दे दिया। पुलिस छोड़िए, किसी भी व्यक्ति ने उसके ऊपर ये कह दिया, तो उसमें ये होता है, वो कहते हैं कि मैंने कहा कि आप आराम से बात करिए और एकदम मत डरिए, हम नॉर्मली बात कर रहे हैं। तो वो बोला कि वर्दी पहनते तो पता चलता कि क्या होती है वर्दी। तो मैंने कहा 2017 में मैं वर्दी पहन के उतार चुका हूं, लाखों लोगों को ये वर्दी हमने पहनाई है। अब मुझे एक बात बताइए,
आपने मेरे रिसर्च को गलत कैसे कहा? आप तो मान रहे हैं कि ये बातचीत हुई है, फिर आप पूरा कह तो रहे हैं कि आपने जो शब्दों का इस्तेमाल किया वैसा शब्द नहीं थे कि मैंने 5 बार, ये कोई बात नहीं हुई। तो अच्छा, कितने बार फिर निकाला? उन्होंने क्या कहा? कितने बार निकाला आपने एसएससी? 5 बार। कहां से गलत हुआ? अरे वो उस कन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ। तो वो पुलिस वाला फिर मुझे कहता है कि भाई साहब मर्द होते तो पहनते। कितना गलत बयान था, और मैं इस बात को हंसते हुए निकाल देता हूँ। बात बड़ी हो सकती थी, मैंने हंसते हुए निकाल दिया, मैंने कोई बात नहीं। आपसे भी कोई शायद ये बात कह दे तो शायद आप बुरा मान जाए, लेकिन मैंने उस वक्त की सिचुएशन को समझा। मैंने समझा कि शायद हो सकता है भाई के पास प्रेशर हो, इसलिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो हमने उसको बहुत नॉर्मली लिया, और उसके अगले 1-2 दिन में हम डीओपीटी मिनिस्टर साहब से मिले। आपके कोर फील्ड पर आते हैं, जो आपकी एक्सपर्टाइज है। आपने बोला एजुकेशन सिस्टम पर बाद में बात करेंगे, आप क्या ऐड करना चाह रहे थे? हाँ, मैं बस यही बता रहा था कि एजुकेशन सिस्टम भी हम तभी ठीक कर सकते हैं ना जब एग्जाम सिस्टम ठीक कर लें। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम को देखने वाले लोग एग्जाम सिस्टम के थ्रू ही निकल के जा रहे हैं, जिन लोगों के हाथ में हम जिम्मेदारियां दे रहे हैं। जैसे अब आपने आज कह दिया कि भाई एसएससी का एग्जाम अगर ठीक तरीके से नहीं होगा तो दिल्ली पुलिस की भर्तियां, बीएसएफ की भर्तियां, सीआईएसएफ की भर्तियां सही नहीं होंगी, नेशनल सिक्योरिटी पे भी खतरा है। तो मैं इस तरीके से पेपर लीक को देखता हूं। मैं ये नहीं देखता कि छात्रों की मेहनत खराब हो गई या उनके सपने को कुचल दिया, नहीं। ये नकलीपन जो आज हम कहते हैं कि मावे में है, अंडे में है, पनीर में है, वो फिर हमें इस तरीके से देखने को मिलेगा। एक चीज बातचीत है, और ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, या मैं कभी कभी जिसके बारे में सोचता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ, या हमें से अधिकांश लोग जो है वो गांव की पृष्ठभूमि से आते हैं, शायद हो सकता है आप भी आते होंगे जी। एक गांव के लोग से अगर आप पूछेंगे एजुकेशन सिस्टम का मतलब क्या है, तो कहेंगे स्कूल में पढ़ाई कैसी होती है, बिल्कुल, या फिर हम कौन सा स्कूल एफर्ट कर सकते हैं। प्राइमरी स्कूल का क्या सिस्टम है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मैं तो वहीं पढ़ के सामान्य तौर पर जो भी कैपेबल है माँ बाप, वो कभी नहीं चाहेंगे कि प्राइमरी स्कूल में। तो आपको लगता नहीं कि हमें उस रूट से निकलकर वहां से सोचना शुरू करना चाहिए? बिल्कुल, कि एजुकेशन सिस्टम दुरुस्त हो। सही कह रहे हैं आप। यही तो दुर्भाग्य है कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक खुद ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे प्राइमरी में पढ़ें। वो चाहता है कि सरकारी में, प्राइवेट में पढ़ें। मैं बहुत सारे ऐसे प्राइमरी टीचर्स को जानता हूं जिनके बच्चे प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। अब आप और मैं वैसे भी लोगों को जानता हूं, एक चीज और ऐड कर दूं, हाँ, जिन्होंने दिखाने के लिए प्राइमरी स्कूल में एडमिशन करवाया और एक जगह प्राइवेट स्कूल में भी एडमिशन करवाया। हालांकि अब ये सिस्टम खत्म हो गया जब से आधार वाला है। मैं पहले की बात बताइए। अब आप सोचिए, जिस दौर में हमारे देश के रक्षा मंत्री या बड़े बड़े उप मुख्यमंत्री प्राइवेट स्कूल्स का उद्घाटन करेंगे और प्रमोट करेंगे, और सरकारी स्कूलों के मिड डे मील में पता चलेगा सांप निकल आया, बच्चों को पानी में दूध मिला के पिलाया जा रहा है, तो फिर कैसे सरकारी स्कूलों की स्थिति ठीक होगी? जहां पे सरकारी स्कूल इसलिए बंद कर दिए जाएंगे कि बच्चे नहीं आते थे। सरकारी स्कूलों में नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है 9806 स्कूलों में 1 शिक्षक तैनात है। सरकारी स्कूलों में महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं है। तो हम सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए काम कर कहाँ रहे हैं? बंद करना क्या दिखाता है कि हमने मान लिया सरकारी स्कूलों की काम हो नहीं रहा है, या ग्राउंड लेवल पर इंप्लीकेशन। मैं बहुत सारे स्कूल्स को ऐसे भी जानता हूं जिनमें बहुत शानदार व्यवस्थाएं हैं, टाइल्स लगे हुए हैं, शानदार वॉशरूम है, बच्चे जाते हैं। हाँ, जिसने अपने लेवल पर इनिशिएट किया, मैं ये भी मान रहा हूँ कि उसमें वहाँ के प्रिंसिपल या फिर वहाँ के कुछ अधिकारियों का योगदान उसमें ज्यादा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही स्कूल अच्छा काम कर रहे हैं। मैं भी कई स्कूलों को जानता हूँ जो गवर्नमेंट है और वहाँ की प्रिंसिपल्स ने अपने योगदान से लोगों को रिक्वेस्ट कर करके स्कूल की स्थिति को बहुत अच्छा बना लिया। तो ऐसे लोग भी हैं, लेकिन ऐसे लोग बड़े कम बचे हैं साहब। आज की डेट में पत्रकार, नेता, शिक्षक सब मैक्सिमम 99% सिर्फ अपने हितों के लिए किसी भी फील्ड में जा रहे हैं। और जब तक ये अपना स्वार्थ या अपना हित पीछे नहीं छोड़ा जाएगा तब तक देश का विकास संभव नहीं है। ना अकेले मोदी जी कर पाएंगे। मोदी जी ने कहा था कि कट कमीशन, करप्शन पे रोक लगेगी, लेकिन वो रोक लगी नहीं। एक आपसे जुड़ा सवाल है जी। मानहानि का केस चल रहा है जी। चैनल का नाम और वो तो नहीं लेना है, लेकिन मानहानि का केस चल रहा है, क्या स्टेटस है उसका? अभी तो पहली हियरिंग में जज ने कहा कि हमें नोटिस इशू करके बोला कि आप रिप्लाई दीजिए इस पे। जैसे उनका इंटरिम में ये था कि आप ये वीडियो टेक डाउन कराइए, तो हमें कोर्ट ने ये आदेश नहीं दिया, और कोर्ट ने कहा कि अगली हियरिंग हम 17 जून को करेंगे, और जब तक आप अपना रिप्लाई तैयार कर लीजिए। और आपका अगर कोई काउंटर क्लेम है, आपको भी लगता है कि आपको, कोर्ट ने क्या ये माना कि आपकी जो बातें थी वो डिफेमेटरी थी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं माना। और वैसे भी कोर्ट ये कहता है कि पहले आप क्लीन हैंड के हाथ साथ आइए, आपकी कोई गलती ना रही हो। इनिशिएट तो आपने किया, आपने यूट्यूब एजुकेटर्स पे सवाल खड़े किए, तो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, उतनी बहस हुई नहीं। बट ये है कि हाँ, उनको इंटरिम इंजेक्शन नहीं मिला, जिसके लिए कोर्ट में जाता है आदमी कि मैं तुरंत वीडियो टेक डाउन करा दूं, वो चीज़ नहीं हो पाई।
अगर कोई चाहे, मैं चाहूं कि मुझे अभिनय शर्मा से मैथ्स पढ़ना है, कितनी फीस देनी होगी आपको? अगर आप चाहें तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको कोई फीस नहीं देनी, आप फ्री पढ़ सकते हैं। कैसे? मैं यूट्यूब पे 3 से 4 बार सारा सिलेबस पढ़ा चुका हूँ। अभी भी हफ्ते में 3-3 घंटे की 2 बड़ी क्लासेस लेता हूँ, 12-12 घंटे की क्लासेस अपलोड करता हूँ। और एक अभिनय मैथ्स ऐप है जिसके ऊपर 10 लाख से भी ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, और उस पर किसी भी कोर्स की कोई फीस नहीं है। बाकी मैं एक प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने जाता हूँ, अदर एग्जाम्स के लिए भी पढ़ाता हूँ। तो वहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आपको पढ़ना है तो 200-500 मैक्सिमम आप 2 साल की फीस दे सकते हैं। तो अभिनय शर्मा की कमाई का जरिया क्या है? कमाई का जरिया एक तो यही कि जहाँ पे नौकरी करता हूँ वो एक कमाई का जरिया है, जहाँ पे 2 घंटे पढ़ाता हूँ बस। और बाकी बहुत सारे कमाई के जरिए थे जिनको बंद करना पड़ा। अगर आप लोगों के हित की बात करेंगे तो सबसे पहले यही आएगा, जैसे मैंने अपनी ऑफलाइन कोचिंग बंद कर दी 2019 में। 28 जगह चलते थे सेंटर्स, और मैं जहाँ पढ़ाता था वहाँ भी एक बैच में 7-7, 8-8 हज़ार बच्चे पढ़ते थे। वो मैंने बंद कर दिया। चलता हुआ मुझे ये भी लगा कि अब जब मैं बच्चों के मोबाइल में पहुँच गया हूँ कोविड के बाद, तो ये नैतिकता के खिलाफ या मेरी विचारधारा के खिलाफ होगा कि मैं फिर भी बच्चों को दिल्ली बुला के पढ़ाऊँ। वो मैंने बंद कर दिया उससे पहले। और उस दौर में आपको पता होगा कि एडटेक कंपनियां आई थी। एडटेक कंपनियां बाहर से बहुत फंडिंग लेके आई थी, और वो बच्चों को भी सस्ती शिक्षा देती थी। इसी वजह से वो आज 34,000 करोड़ की कंपनियां 2-2 हज़ार करोड़ में बिक गई। तो उस दौर में पैसा कमाया, मिला, वो पैसा रियल एस्टेट में लगा दिया। सोच रहे होंगे मैंने ये सवाल आपसे क्यों पूछा जी। एक वेबसाइट है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उस वेबसाइट पर आपकी संपत्ति को लेकर कुछ चीजें छपी हुई हैं कि आप किस किस चीजों के मालिक हैं। आप कहेंगे तो मैं उसका लिंक भी आपको दिखा दूंगा। जी जी जी। और आपके पास इतनी गाड़ियां हैं, इतने विला हैं, ये हैं। तो क्या आप औद्योगिक बनाना चाहते हैं इस पूरे सिस्टम को, जो आप नहीं। मीडिया पर आरोप लगाते हैं? बिल्कुल भी। और क्या उस वेबसाइट की ये खबर गलत है? वो खबर में बहुत सारी वेबसाइट हैं जो हमारे बारे में आर्टिकल लिखती हैं। नहीं, इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले तो मनी कंट्रोल ने लिखा, शायद आप उसी की बात तो नहीं कर रहे? हाँ हाँ, गलत लिखा है वो, बहुत सारा उसमें गलत। उन्होंने वो डीएनए से लिखा है, जो डीएनए में मेरे बारे में बताया गया वहां से लिखा है, उसमें बहुत सारी बातें गलत हैं। तो आपने उन पर डिफेमेशन का केस नहीं किया? अरे नहीं नहीं, ऐसे लिखने दीजिए। अगर उनको इस बात के लिखने से व्यूअरशिप मिल रही है तो लिखिए, क्या दिक्कत है? तो आप भी तो व्यूअरशिप के लिए काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उकसा रहे हैं कि हम किसी यूट्यूबर का ऐसा कंटेंट भर देंगे जाकर टाइमलाइन पर, हमारे छात्र। नहीं, कंटेंट नहीं बोला है, आप फिर से देखिए। जो बोला बोल दीजिए। पूरी बात आप देखिए। हमने कहा कि आप अपना काम ठीक से करिए, मुझे एग्जैक्ट लाइन नहीं पता, बट उसमें समय रहना भर देंगे। आप सुनिएगा उसको कि समय रहना भर देंगे। तो वो आप ये समझिए, हो सकता है कि वो उस वक्त के हिसाब से मुझे लगता है कि बात ज्यादा बड़ी हो गई, वरना वो जिस अंदाज में कही गई, या उससे पहले भी बहुत बातें इस अंदाज में कही गई, उतनी बुरी नहीं लगी। लेकिन वो ऐसा सिस्टम बन गया उस दौर में जहां सब लोग आरोप लगाने लगे, तो वो बात बड़ी लगने लगी। बट मैं मानता हूं कि कुछ चीजें मैंने भी उस चीज पे आत्ममंथन किया। आपसे भी बात हुई, आपने भी कहा कि वो चीज गलत थी, तो मैंने यही कहा कि हो सकता है कि जिस वक्त आप लाइव हो कुछ चीजें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। एक चीज मैं आपसे और जानना चाहता हूँ जी। चाहे आपकी बातचीत हो, खान सर की बातचीत हो, ये विवाद वहां तक पहुंचा, कई सारे टीचर्स जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, आपकी कोई गुरेज है किसी भी एंकर के साथ? मेरे साथ हो सकती है, किसी के साथ हो सकती है, तो आप एक अलग से वीडियो बनाकर डाल सकते हैं जी। और मुझे लगता है जो आपको सुनने वाले को सुने। लेकिन क्लासरूम में इस तरीके की बातचीत करना क्या ठीक है? बिल्कुल गलत है। मैंने तो अलग से वीडियो बनाया, मैंने क्लासरूम में नहीं किया। नहीं, मैं आपकी बात कर भी नहीं रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने खान सर जिस तरह विवादों में घिरे हैं, नियमों की बातचीत, कुछ चीजें गलत हैं। जैसे आप किसी के ऊपर पर्सनल अटैक करना, वो भी गलत है। आप इनडायरेक्टली भी बहुत सारे सबक दे सकते हैं, किसी को भी बता सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं दिखना चाहिए आपकी भाषा में कि आप सामने वाले को मारने पे उतारू हैं, सामने मिल जाए तो आप थप्पड़ ही लगा देंगे। उस तरीके का भाव नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। और बात सिर्फ एक एंकर की नहीं थी, पूरे उस एक इकोसिस्टम की थी कि भाई आप बच्चों के मुद्दों को मुखर होकर उठाइए, उतनी ही बात थी। और सबसे दुख की बात तो पांडे जी इसमें यह है कि कम वक्त हम लोग ये बात उस वक्त बोले जिस वक्त बात उठाई जा रही थी। हमें खुद इस बात का अफसोस है कि ये बात शायद हमने पहले बोली होती और फिर वो उस मुद्दे को उठा रहे थे, क्योंकि इससे क्या हुआ कि वो मुद्दा थोड़ा धीमा हो गया इस लड़ाई में। आप समझ के मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि जिस वक्त मीडिया उस मुद्दे को उठा रही थी, वो एक प्रेशर सरकार के ऊपर बन रहा था, सरकार बैकफुट पे आ रही थी, उसी वक्त ये हो जाना, ये थोड़ा दुखद रहा। लेकिन शुरुआत उनकी तरफ से हुई थी। लेकिन उनका ये कहना है
जितनी मेरी किसी चैनल के माध्यम से उनसे बात हुई, तो कि ये मेरे ऊपर आरोप पहले से लगा रहे थे, कुछ शिक्षक पहले से मेरे मतलब काम पे सवाल उठा रहे थे, इसलिए मैंने ये बोला। आप जो है पूरे सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। एक आपसे जुड़ा विवाद है 2024 का है, अगर जी क्लास प्लस के साथ, जी जी ठीक है, जिस पर आपके ऊपर शायद मुकदमे हुए, केस नहीं, हुआ। मैंने किया, आपने किया? मैंने किया। चलिए ठीक, ये भी आपने अच्छा, क्या था ये पूरा मामला? कई बार ऐसा होता नहीं कि जैसे मैं एक कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था, उस कंपनी से जब मैं निकल के आया तो मैं पढ़ाता हूं, तो मुझे एक टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। मैं अपनी बातें अगर पहुंचाऊंगा, आज आप पत्रकार हैं तो आपको एक टेक्निकल प्लेटफॉर्म चाहिए जो आपकी बात को पहुंचा दे। तो उसी में ये काम करता है क्लास प्लस। ये टीचर्स को ऐप बनाकर देता है कि आप ये ऐप लीजिए। तो वहीं पे वो विवाद था कि हमारे कंटेंट का गलत इस्तेमाल हुआ, ये सब सारी चीज़ों का विवाद था। और फिर हमने कहा कि अब हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। तो उस काम ना करने पे विवाद होना था, तो वो विवाद हुआ, लेकिन सॉर्ट हो गया। तो आपसे आप पहले नहीं देखे थे कि उसमें सिस्टम क्या था, क्या गड़बड़ी हो रही बहुत है? मुश्किल होता है, कैसे आप देख पाएंगे? आप किसी भी सिस्टम के साथ जुड़ेंगे, बड़ा मुश्किल है। कोई सिस्टम हो सकता है जुड़ते वक्त ऐसा ना हो, बाद में खराब हो जाए। तो ये सब चीज़ें तो रहती हैं, लाइफ का हिस्सा है। हेल्थ सिस्टम की एक बात रह गई थी। जी हेल्थ सिस्टम भी, जैसे मैंने प्राइमरी स्कूल कहा, कम ऐसे लोग हैं जो सरकारी अस्पतालों में जाकर इलाज कराएं। एम्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आमतौर पर गांव में, शहरों में जो सरकारी अस्पताल होते हैं, आप वहां पर जाइए, उन लोगों की भीड़ है जो या तो मेडिक्लेम नहीं ले सकते हैं जी, या फिर जो एफोर्ड नहीं कर सकते। आपने कल का एक न्यूज़ सुना जिसमें गर्भवती महिलाओं की जान चली गई? अगर ऐसी खबरें आएंगी, ये कहा जाएगा कि दिल्ली के सरकारी अस्पताल में 650 करोड़ चादरों में और दवाइयों में घोटाले हो गए, तो लोगों के अंदर क्या मैसेज जाएगा कि वो जाएंगे सरकारी अस्पताल में? कैसे जाएंगे? ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त करने के साथ फिर उसकी पीआर भी करके बताना कि अब हमने सरकारी स्कूलों की स्थिति ये कर दी है, सरकारी अस्पतालों की स्थिति ये कर दी है? तभी तो लोग होंगे। ये काम तो सरकार को करना था ना, यही तो कार्यकाल में दिखाना था। आज अच्छा लगता ना जब मोदी जी कहते कि देखिए, जिस वक्त मैं आया था उस वक्त टॉप 100 में इतनी यूनिवर्सिटी थी, आज इतनी है। उस वक्त इतने प्राइवेट अस्पताल थे और सरकारियों की हालत ये थी, और आज सरकारी अस्पतालों की हालत ये है। ये चीजें अच्छी लगती, ये बताती कि आपका कार्यकाल कितना प्रभावकारी रहा है। लेकिन इसी पे हमें शिकायत है कि जब आप हेल्थ सिस्टम पे काम नहीं कर रहे, जब आप एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने पे काम नहीं कर रहे, जब अशिक्षित लोग शिक्षा मंत्री का पद संभाल रहे हैं। आप देखिए राजस्थान के शिक्षा मंत्री किस तरीके की कमेंटबाजी करते हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री किस तरीके की कमेंटबाजी करते हैं। उस दौर में आप कह रहे हैं कि नहीं हम 2047 में विकसित हो जाएंगे, तो साहब क्या होगा कि हम सोएंगे 46 की रात को 31 दिसंबर को और अगले दिन विकसित हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। राहत होगी। मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, आप मेरे दोस्त हैं, आप पूछ रहे हैं कहाँ पहुंचा भाई, मैं पहली बार जा रहा हूँ, मैं बताऊंगा यार सोनीपत पहुंच गया, तो आप कहेंगे ठीक है चल आगे पानीपत आएगा। और मैं बोलूंगी नहीं यार मथुरा आ गया, आगरा दिखा रहा है, तो आप बताएंगे कि रास्ता गलत है, नहीं पहुंच पाएगा, तो यू टर्न ले ले। तो हमारा काम अभी भी यही है कि सरकार यू टर्न ले ले। आपसे मैं आज पहली बार मतलब पॉडकास्ट में बातचीत कर रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा था कि बहुत ज्यादा आपके क्लासेस के वीडियो नहीं देखूंगा, लेकिन बातचीत करते हुए मैंने सोचा कि अब मैं आपके क्लासेस के कुछ वीडियोस देखूंगा और बहुत जल्द एक सेशन आपके साथ दोबारा करूंगा। जरूर जरूर, क्योंकि ये आरोप ये लगते हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन जनरल मतलब खान सर के विवाद से जुड़ा हुआ जो वहां पर चल रहा था बच्चों के बीच में, कि आजकल हो ऐसा गया है कि कंटेंट में 80% प्रोपेगेंडा होता है, 20% एजुकेशन होता है। कोई कह रहा है कि 20% प्रोपेगेंडा होता है, 80% जो है वो। मैंने आज से 1 साल पहले एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने कहा कि एक ऐसी कोई प्राइवेट कंपनी थी या किसी की रिपोर्ट कहती है कि भारत में ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे 70% एंटरटेनमेंट परोसा जा रहा है, और बहुत हद तक सच है, बहुत हद तक सच है। तो ऐसा नहीं, मेरी खान सर से भी बात होती है, और जब भी नेक्स्ट टाइम बात होगी तो मैं उनको इस चीज को कहूंगा। मैं इस पर आपसे एक अलग बातचीत करूंगा, करनी है बिल्कुल, हम इसको भी सुधारेंगे ना। हमारा काम ही हर गलत के खिलाफ बोलना। बातचीत करूंगा कि यूट्यूब पर पढ़ाई हो रही है या प्रोपेगेंडा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक मैं सेशन करूंगा, लेकिन हंसी मजाक होना ठीक है। देखिए 3 घंटे कोई बच्चा पढ़ा रहा है। मेरे एक प्रोफेसर थे, जब मैं बीएससी में था, केमिस्ट्री पढ़ाते थे, उस संडे को 4 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास लेते थे डिग्री कॉलेज में। अच्छा, संडे को 4 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास और 2 घंटे पर ब्रेक होता, समोसा चाय पूरी क्लास को खिलाते थे और हंसी मजाक भी करते थे, और 4 घंटे उनके बोरिंग के नहीं लगते थे। तो पढ़ाने का तरीका बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन वो क्लास में, ऑनलाइन क्लास में प्रोपेगेंडा या पढ़ाई, इस पर एक अलग सेशन में आपके साथ जरूर करूंगा, और तब मैं खुद रिसर्च करके आपके साथ बैठूंगा। जरूर जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और अगली बार ये भी देखूंगा कि अभिनय शर्मा मैथ्स टीचर से पॉलिटिशियन बनने की ओर कितने
फीसदी आगे बढ़ गए, कितने नहीं नहीं, प्रतिशत आगे ऐसा बढ़ गए? बहुत सारे लोग कॉल करके कि पूछते हैं बात कहाँ तक पहुंची, बट सच ऐसा कुछ नहीं। चलिए, मतलब मैं कोई भी अकेला- सरकार आएगी, मतलब मैं हम सवाल अकेला नहीं हूँ पूछेंगे। ये पूछने वाला, ये समझने वाला। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।